इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं उन ड्रामेटिक और ब्रेकिंग नंबर्स की तरफ जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से आ रहे हैं। और सिर्फ नंबर्स ही नहीं, बल्कि उन कोर मुद्दों की भी बात करेंगे जो इन नतीजों को पूरी तरह से ड्राइव कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पानीहाटी निर्वाचन क्षेत्र की एक बेहद हाई प्रोफाइल लोकल रेस से, जिस पर इस समय सबकी नजरें हैं। रिजल्ट से साफ दिख रहा है कि बीजेपी की रत्ना देवनाथ तृणमूल कांग्रेस के तीर्थंकर घोष को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई हैं। ये एक बहुत ही अहम बदलाव है। सेक्शन 1, बंगाल का ऐतिहासिक वोट बदलाव। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। दरअसल पानीहाटी की ये स्पेसिफिक रेस पूरे राज्य में हो रहे एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। पूरे राज्य के आंकड़ों पर गौर करें तो ये बीजेपी के लिए एक अभूतपूर्व उछाल है। बीजेपी 183 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीएमसी 110 सीटों पर है। ये नंबर्स साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी पहली बार इस राज्य में सरकार बनाने की राह पर है। इसे एक ऐतिहासिक बयान और उल्कापिंड जैसी राजनीतिक वृद्धि कहा जा रहा है। लेकिन ये ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव आखिर हो क्यों रहा है? इसे पूरी तरह से समझने के लिए उस मुख्य कारण या कैटलिस्ट को देखना होगा जिसने इस पूरे चुनाव प्रचार की दिशा ही बदल दी। सेक्शन 2, आरजी कर उत्प्रेरक। आइए देखते हैं इस घटना ने किस तरह पूरे चुनाव को प्रभावित किया। पानीहाटी में जो उम्मीदवार सबसे आगे चल रही हैं, रत्ना देवनाथ, वो कोई पारंपरिक राजनेता नहीं है, बल्कि वो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उस बेहद दुखद और बहुचर्चित घटना की शिकार हुई युवा डॉक्टर की मां है। उन्होंने इस चुनाव में कदम रखा और अपने पूरे कैंपेन को महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से लड़ने पर फोकस रखा। ये कैंपेन मौजूदा सरकार के रिकॉर्ड को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए एक तरह का युद्ध घोष बन गया। हाल की इन घटनाओं के बाद इस चुनाव का मुख्य विषय तेजी से बदल गया और यह पूरी तरह से गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी यानी संस्थागत अखंडता पर एक पब्लिक रेफरेंडम बन गया। अब यह संस्थागत अखंडता है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि सरकारी और सार्वजनिक संस्थान बिना किसी भ्रष्टाचार या दमन के कितने पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से काम करते हैं। सेक्शन 3, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक परिणाम। देखते हैं कि इस पब्लिक रिएक्शन ने कैसे राजनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर अगर नजर डालें तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेशन को दर्शाता है। पहले दिन के शुरुआती आक्रोश से लेकर पहले हफ्ते के व्यापक जन विरोध तक सड़कों पर भारी गुस्सा था। लेकिन फिर पहले महीने में कथित दबाव के कारण विरोध धीमा होने लगा। दूसरे महीने में अचानक जॉब ट्रांसफर्स जैसी दंडात्मक कार्यवाहियों की खबरें आईं और तीसरे महीने तक ये पूरी लड़ाई सड़कों से उठकर कलकत्ता हाईकोर्ट की कानूनी चौखट तक जा पहुंची। जैसे जैसे ये विरोध प्रदर्शन आगे बढ़े, प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें आवाज दबाने के लिए भारी सरकारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि इन कार्रवाइयों में अचानक हुए नौकरी के तबादले तक शामिल थे और इन्हीं दमनकारी नीतियों के चलते लड़ाई का मैदान बदल गया और कई अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। तो अब जब ये ऐतिहासिक चुनाव परिणाम लगभग ठोस रूप ले चुके हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि गवर्नेंस और संस्थागत अखंडता की ये मांगें नई बनने वाली सरकार के कदमों को कैसे तय करेंगी? क्या ये नतीजे सच में व्यवस्था में न्याय सुनिश्चित कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।